ठीक है, लाइट। अब जो ये लाइट चैप्टर है तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लाइट, लाइट होता क्या है। तो देखो जो लाइट होता है, लाइट एक एनर्जी होती है। लाइट क्या होती है? एनर्जी होती है जो कि हेल्प करती है किसी भी चीजों को देखने में। यानी कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ मैं अपने आसपास सारी चीजों को देख पा रहा हूँ। क्यों देख पा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर लाइट है। अगर हम एक अंधेरे कमरे में जाते हैं, एक डार्क जगह पे जाते हैं, वहां हम चीजों को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? वहां पर एक रीजन होता है कि लाइट नहीं है। या डार्क जगह पर हमें जरूरत होती है एक लाइटनिंग की, वहां के आसपास की चीजों को देखने के लिए। तो फिलहाल हम क्या कह सकते हैं, लाइट क्या है? हम कह सकते हैं लाइट एक एनर्जी है। लाइट क्या है? एक एनर्जी है। लाइट इज अ एनर्जी। कैसी एनर्जी है? वो एनर्जी जो कि हेल्प करती है चीजों को देखने में। यानी कि अगर ये एनर्जी नहीं है तो आप चीजों को देख नहीं पाओगे। तो लाइट क्लियर हो गया। पहले लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हेल्प करता है देखने में। लेकिन अब इसको डिटेक्ट कौन करता है? इसको डिटेक्ट कौन करता है? एनर्जी है या नहीं है, इसको डिटेक्ट करता है हमारी आईज। कौन डिटेक्ट करता है एनर्जी को? हमारी आईज डिटेक्ट करती है। आईज डिटेक्ट करती है लाइट को। इस बात का मीनिंग क्या है? इस बात का मीनिंग ये है कि अगर आईज बंद है तो आप कैसे डिटेक्ट करोगे हमारे आसपास एनर्जी है? मान लो आपने आंखें बंद कर रखी है, अब यहाँ पे भले ही लाइट है लेकिन हम कह नहीं सकते कि एनर्जी है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पर हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उस एनर्जी को। अगर हीट एक एनर्जी से डिटेक्ट करना चाहते हो, क्या करोगे? टच करके देखोगे। जब टच करोगे आपको फील होगा वो बहुत गर्म है, तो आपने डिटेक्ट किया उसे टच करके, तो आपको हॉट लगा। ऐसे ही अगर आप लाइट को डिटेक्ट करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? लाइट एक एनर्जी को डिटेक्ट करना चाहते हो तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? आइज की। क्योंकि आइज बंद करने के बाद भी आप लाइट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं बता पा रहे हो लाइट है या नहीं है। तो लाइट को डिटेक्ट कौन करता है? आइज करते हैं। आगे बढ़े। अब एक बात हो गई व्हाट इज लाइट, एक क्लियर होगा व्हाट इज लाइट। अब दूसरी बात आती है कि भाई लाइट आती कहां से है? जो ये एनर्जी है लाइट, वो आती कहां से है? तो उन्होंने बताया कि देखो लाइट ना दो जगह से आती है। लाइट ना दो जगह से आती है, पहले बताया था। एक को बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, एक बोलते हैं, और एक को बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो जो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से पहले ये समझते हैं। देखो तुमने देखा होगा कि किसी भी जगह तुम्हें लाइट चाहिए तो तुम मोस्टली क्या करोगे? अपने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश करोगे, या टॉर्च होगी वो जलाओगे। या मान लो आप किसी रूम के अंदर जाते हो तो वहां क्या करोगे? सबसे पहले स्विच ऑन करोगे ताकि आपका बल्ब जल जाए, ताकि आपका बल्ब जल जाए। एक तो बात ये क्लियर होगी कि जब भी आप डार्क रूम में गए तो आपने मोबाइल की टॉर्च को जलाया, या आपने उस मोबाइल के अंदर उस रूम के अंदर आपने क्या किया? स्विच को ऑन किया ताकि लाइट ऑन हो जाए। एक और तरीका आपने देखा होगा, जब भी दिन का टाइम होता है तो अक्सर आप कुछ नहीं जलाते, ना मोबाइल की टॉर्च जलाते, ना मोबाइल की टॉर्च जलाते, और ना ही तो घर का स्विच जलाते। घर के आंगन वगैरह में हो या ऊपर साइड में हो, फर्स्ट फ्लोर पे, वहां नहीं करते। तो ऐसा क्या नहीं करते? अब तुम कहोगे ऐसा हम इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां सूरज की लाइट होती है। तो सूरज के तुम्हारे घर के बाहर लगा हुआ है, सूरज घर के बाहर तो नहीं लगा हुआ। तो यानी सूरज सीधा तुम्हारे घर में भी लाइट नहीं भेज रहा कि वहां से उसने डायरेक्शन भेज रखा कि नहीं सीधा ऋतिका के घर में जाके लाइट भेजनी है। तो सीधा तो लाइट नहीं आनी है वहां पे। लाइट कैसे आ रही है? टकराते हुए। तो कंक्लूजन यही निकला कि जो लाइट अपनी सीधी दे, जो लाइट अपनी सीधी दे, जैसे कि ये अपनी लाइट खुद की सीधी मेरे को दे रहा है, ये लाइट वो खुद की सीधी अपनी दे रहा है। मोबाइल की टॉर्च की लाइट होगी वो अपनी सीधी देगा, उसे बोल दो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या बोलोगे? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट उसे कहेंगे जो अपनी खुद की लाइट ना दे, सिर्फ रिफ्लेक्ट करे। जैसे मैं इस स्टूल को देख पा रहा हूं, मैं इसे इसलिए देख पा रहा हूं क्योंकि यहां से लाइट आ रही है। क्योंकि लाइट नहीं होती तो मैं चीजों को नहीं देख पाता। क्या लाइट इस स्टूल की है? नहीं है, यानी कि इसकी लाइट नहीं है। तो ये हो गया आपका नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? नॉन ल्यूमिनियस। तो ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्लियर हो गए। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो खुद की अपनी लाइट एमिट करे। नॉन ल्यूमिनियस क्या होते हैं? जिसकी खुद की लाइट ना हो, दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करे। क्योंकि हम किसी भी चीज को तब तक नहीं देख सकते जब तक कि वहां से हमारे पास क्या ना आए? लाइट ना आए। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनियस नॉन ल्यूमिनियस क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि देखो लाइट चाहे ल्यूमिनियस से निकले चाहे नॉन ल्यूमिनियस से आए, अब कहीं तो जाएगी। तो वही डिस्कस करते हैं कहां जाएगी। मान लो ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है? कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है जहां से लाइट निकली। अब लाइट निकली तो कहीं तक जाएगी, कहीं ना कहीं टकराएगी। मान लो बीच में कोई एक चीज आ गई, मुझे नहीं पता कोई बॉक्स है, क्या है, कुछ भी हो सकता है। अब लाइट जब आई उस बॉक्स पर टकराई
तो क्या होगा, लाइट टकराए कहीं जाएगी, मुझे नहीं पता कहाँ जाएगी, कहीं, अभी वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, लाइट कहीं ना कहीं जाएगी। तो लाइट का किसी भी चीज से टकरा के जाना कहलाता है रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। जो ये रिफ्लेक्शन वर्ड होता है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या होता है? लाइट का आना किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के बाउंस बैक कर जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? प्रोसेस का नाम है। रिफ्लेक्शन किसका नाम है? प्रोसेस का नाम है। उस प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी लाइट आएगी, टकरा के कहीं जाएगी। अब बात क्लियर हो गई, अब आगे बढ़े। रिफ्लेक्शन क्लियर है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब बात आती है कि रिफ्लेक्शन, ये वाली लाइट आई, एक बंदा बोलता है ये होगा, ए वाला बंदा, बी वाला बंदा बोलता है यहां जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन क्या कहता है? सिर्फ टकरा के जाना, अब टकरा के कहीं भी जा सकती है। सी वाला बोलता है ये वाला है। अब किसको ठीक माने? ए को ठीक माने, बी को ठीक माने या सी को माने? क्योंकि तीनों ही केस में बाउंसिंग बैक तो हो ही रही है लाइट की। तो उन्होंने बोला इसके लिए हम बनाते हैं लॉज। क्या बनाते हैं? लॉज, जिन्हें बोला गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला गया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला क्लियर हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो क्यों पढ़ रही है हमें? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमें इसलिए पढ़ रही है क्योंकि हमें ये तो पता है रिफ्लेक्शन में लाइट टकरा के जाती है, लेकिन कहाँ जाएगी ये नहीं पता। उसको कौन बताएगा? कुछ लॉज बताएंगे, क्योंकि लॉ हेल्प करेंगे कि देखो लाइट ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े। तो हम आगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं जब भी रे ऑफ लाइट किसी चीज पे टकराएगी, मान लिया कोई बॉक्स ही मान लो, जब भी रे ऑफ लाइट किसी चीज पे टकराएगी तो बाउंस बैक होगी, वो तो हमें ही पता है। तो उन्होंने कहा देखो इस चीज को जानने से पहले, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले कुछ हम टर्म्स पढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों पढ़ना चाहते हैं वो तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि लाइट आएगी तो कहाँ जाएगी, उस बात का जवाब देने के लिए हमें क्या चाहिए? लॉज चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं कुछ टर्म्स पढ़ाने जा रहा हूं, ताकि उन टर्म को जब मैं यूज करूंगा तो पता चल जाएगा इस टर्म का मीनिंग क्या है। यूज करें, ठीक है। जो लाइट सोर्स से निकलती है, जो लाइट सोर्स ऑफ लाइट से निकलती है, यानी कि लाइट अभी निकली है, कहीं टकराई नहीं है, लाइट निकली है पर टकराई नहीं है, उसे बोलना इंसिडेंट रे। क्या बोलना? इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे का फायदा क्या हुआ? मैंने बोला कि ये रे ऑफ लाइट है। क्या बोला? रे ऑफ लाइट है। अब मन में आएगा पता नहीं टकराएगी जाके, कि पता नहीं टकरा के आ रही है, क्योंकि दोनों ही लाइट है। पर जब बोल दिया इंसिडेंट रे तो तुम्हारे माइंड में आ गया अच्छा अभी जा रही है, टकराई नहीं है किसी से। क्लियर हो गया? इंसिडेंट रे क्यों बोला? जब टकरा के कोई रे ऑफ लाइट है, हालांकि दोनों में फर्क नहीं है। अगर पूछा जाए मैं कौन हूं, मैं बोलूं मैं टीचर हूं या अभिषेक हूं, टीचर भी हूं अभिषेक भी हूं, ऑन द बेसिस ऑफ क्या कर रहा हूं, तो सेम फंक्शन के ऊपर है कि है दोनों एक ही चीज, लाइट है, दोनों एनर्जी है, दोनों रे है। लेकिन इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड नाम देने का रीजन क्या है? इंसिडेंट वर्ड सुनते दिमाग में आ जाएगा अच्छा जा रही है, रिफ्लेक्ट सुनते मन में आ जाएगा रिफ्लेक्ट कर रही है। जैसे कि मेरे से बोला है टीचर है तो समझ में आ गया अच्छा टीचिंग वाला काम करता होगा, या कुछ और बोला है क्रिकेटर है तो समझ आ जाएगा क्रिकेट खेलता होगा, लड़का है तो भाई लड़का तो है ही है। तो ऐसे यहाँ पर है, रे ऑफ लाइट तो है ही, साथ में इंसिडेंट रे क्या बता रही है? आपकी रे ऑफ लाइट अभी टकराई नहीं है। रिफ्लेक्टेड रे क्या बता रही है? टकरा चुकी है। क्लियर है दोनों टर्म, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे? दो टर्म हो गए। एक होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एक टर्म होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो याद रखना इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर टच करे, इंसिडेंट रे उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे आई, कहां टकराई, यही होता है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पता चल गया। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पता चलते ही वहां से एक नॉर्मल बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? या कह लो वहां से एक परपेंडिकुलर बनाई जाएगी। जिस पॉइंट जो ये पॉइंट है जिस प्लेन पर है उस पॉइंट से हमें नॉर्मल बनानी। क्या बनानी है? नॉर्मल। अब एक बात आओ, इस वाले प्लेन की नॉर्मल क्या होगी? रे ऑफ लाइट ये होगी। एक और बात याद रखना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इंसिडेंट रे कहाँ है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता रिफ्लेक्टेड रे कहाँ है। जैसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पता चला वो नॉर्मल किसके बनता है? इसके 90 बनता है इंसिडेंट रे के लिए। हाँ, जिस जगह टकराया उसके 90 बनाता है वो। बस एक बार पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पता चला तो उसके परपेंडिकुलर बनाएगा। क्लियर है? बिल्कुल।
कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो अभी तक आपको 3 टर्म क्लियर हो गए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल। नॉर्मल क्लियर है, ये नॉर्मल है, ये क्या हो गई? इसे मैंने डॉटेड लाइन से क्यों बनाया है? डॉटेड लाइन से इसलिए बनाया क्योंकि ऐसा सच में कुछ नहीं होता एक्चुअल में था, क्योंकि एक रे आती है, एक रे, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ ये कन्वेंशनली हम पढ़ने के लिए, कन्वीनियंट स्टडी करने के लिए हम ऐसा बना रहे हैं, तो इसलिए डॉटेड लाइन से कर दिया। क्लियर है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़े, अब लॉ पे आ जाता हूं। पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का, यानी क्या बताएगा कि भाई किस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन ने जितना बताया था कि बाउंस बैक होगा, क्या बताया था? बाउंस बैक होगा, लेकिन ये नहीं बताया था बाउंस बैक कहां होगा। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नहीं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो यहां आ गया, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इस बात का मीनिंग क्या है? सेम प्लेन, देखो प्लेन का मीनिंग क्या है, ऐसे समझ लो, ये तुम्हारा वर्टिकल प्लेन हो गया और ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ये कहने का मतलब है, मान लो इंसिडेंट रे इस बोर्ड पर आई और यहाँ टकराई, तो अब देखो इंसिडेंट रे जब यहाँ से यहाँ टकराएगी तो तुम्हारे नाम में क्या आएगा कि टकरा के यहाँ भी तो जा सकती है, टकरा के जाना ही तो है। एक बंदा वाला टकरा के यहाँ भी जा सकती है, एक बंदा वाला टकरा के यहाँ भी जा सकती है। तो कह रहा है कि भाई इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन पर लाई करेंगी, यानी अगर इंसिडेंट रे यहाँ टकराई तो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ नहीं आएगी, कहाँ जाएगी? इसी प्लेन पर रहेगी। अगर मान लो सामने से इंसिडेंट रे टकराई इस पॉइंट पर, कहां से टकराई? सामने से, तो अब इसी प्लेन पर रहेगी, ऐसे नहीं टकरा के ऊपर चली जाए। अगर इस प्लेन पर बात हो रही है तो इस प्लेन पे रहेंगी, इस प्लेन पर बात हो रही है तो इसीलिए बोला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है? सेम प्लेन में दूसरा लॉ, दूसरा लॉ कहता है, सेकंड लॉ कहता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज इक्वल ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस बात का मीनिंग क्या है? देखो ध्यान से समझना, इंसिडेंट रे ये है, नॉर्मल ये है, जो भी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर हुआ? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन्होंने कहा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लोग हम ये कह रहे थे ना कि रे ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, क्या हो गया? देखो या तो ये एंगल हो गया या ये एंगल हो गया या ये, तो भाई ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, मोस्ट प्रोबेबली ये होगा, ताकि ये दोनों एंगल क्या हो? बराबर। तो क्लियर हो गया, जो लोग कह रहे थे ऐसे जाएगी ऐसे, तो भाई ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। तो ये तो प्रॉब्लम थी ना कि बाउंस बैक तो कैसे भी करी जाएगी। अब क्लियर हो गया बाउंस बैक कैसे करेगी? जितना एंगल ये बनेगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल बनाते हुए निकलेगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूरे हो गए कि अब किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कि रे ऑफ लाइट आएगी तो कहां जाएगी। सेम प्लेन पर कोई बोलता भाई आई टकरा के यहां भी तो जा सकती है, बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन पर लाई करती है। अगर ये प्लेन है तो इसी पर लाई करेंगे। क्लियर है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई डाउट नहीं आता? अब तुम्हें रिफ्लेक्शन पता चल गया, ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता चल रहे हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है, कैसा कहता है? एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है आपका इररेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या सर? इररेगुलर रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन का एक और नाम होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो बात आती है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में भी रिफ्लेक्शन होगा, इररेगुलर रिफ्लेक्शन में भी रिफ्लेक्शन होता है, फिर अलग अलग नाम क्यों दिए? एक को रेगुलर एक को इररेगुलर, क्यों? ध्यान से समझते हैं। पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद समझाऊंगा।
रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका होता है स्मूथ सरफेस पे। कहाँ होता है? स्मूथ सरफेस पे। और आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है रफ सरफेस पे। कैसे सरफेस पे? अब थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। स्मूथ सरफेस कौन से होते हैं? मोस्टली सबसे स्मूथ मिरर को ही माना जाता है, शीशे को। सबसे स्मूथ किसे माना जाता है? शीशे को। तो स्मूथ सरफेस पे क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रफ सरफेस बोले तो जैसे अपनी वॉल हो गई है, स्टूल हो गया, ये शर्ट हो गई, टी शर्ट हो गई, जो भी कुछ हो गया, ये सब क्या शो करते हैं? रफ सरफेस। तो यहाँ होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ रेगुलर। और रेगुलर रिफ्लेक्शन किस पे होता है? स्मूथ सरफेस। इसीलिए इस चैप्टर के अंदर सारी स्टडी किस पे होगी? मिरर पे। तो डाउट क्लियर हो गया कि मिरर में रिफ्लेक्शन क्यों पढ़ रहे हैं? जब रिफ्लेक्शन तो भाई डे टू डे लाइफ में स्टूल पे भी होता है, हैंड पे भी होता है, वॉल पे भी होता है, पर पूरे चैप्टर में मिरर 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 चिल्लाते हो। मिरर मिरर इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि हमें पढ़ना है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या चाहिए? स्मूथ सरफेस। और स्मूथ सरफेस में क्या होता है? मिरर। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमें नहीं पढ़ना। तो अब वॉल हट गई, लोग हट गए, स्टूल हट गए, सामान हट गया, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो पूरे चैप्टर में जो भी स्टडी होती है वो किसके ऊपर होती है? मिरर के ऊपर। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसा दिखता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसा दिखता है? जैसे कि मान लो अब सीधी सी बात है कि प्लेन मिरर होगा तो कौन सा रिफ्लेक्शन शो करेगा? प्लेन मिरर अगर होगा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो मान लो प्लेन मिरर बनाया तो इतना तो कंफर्म है रिफ्लेक्शन कौन सा वाला होगा? रेगुलर। तो अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आई 1 2 3, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये आई तो टकरा के कहीं ऐसे जाएगी, ये आई तो टकरा के। अगर आने का पैटर्न और आपका जाने का पैटर्न दोनों सेम हो तो आप कहना इस तरह के रिफ्लेक्शन को क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलोगे? अगर मान लो अब यहाँ मिरर तो बना नहीं सकता क्योंकि मिरर बनाऊंगा तो क्या शो करेगा? वो रेगुलर रिफ्लेक्शन को। इसलिए मैंने मान लिया कोई वॉल है। क्या मान लिया? कोई एक वॉल है, इसलिए कुछ बना नहीं रहा हूं। ठीक है। अब वॉल पे क्या होगा? जब लाइट आ रही है तो उन्हें थोड़ी ना पता कि हम वॉल पे गिर रहे हैं। लेकिन जाने का क्या हुआ? एक रे ऐसे गई, एक रे ऐसे गई, एक रे। फिर आने का पैटर्न तो ठीक था पर जाने का पैटर्न सिमिलर नहीं है। तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों हुआ? वो हमें दिख रहा है स्मूथ है, ऐसा होता है, इसके अंदर ऐसे करके होते हैं एरर। क्लियर है? तो ये हो गया आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो हमें इस तरह की स्टडी नहीं करनी है इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, इसलिए हम इनकी स्टडी नहीं करेंगे। हम किससे करेंगे? रेगुलर की। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या आता है? आपका मिरर्स आता है। ठीक है। एक डाउट मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। एक डाउट क्या है कि क्या इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हुआ या नहीं हुआ? क्या इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हुआ या नहीं हुआ? और हुआ तो कैसे हुआ, नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ? फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कॉन्केव मिरर। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कॉन्केव मिरर, यानी जो कॉन्केव मिरर होता है उसके अंदर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ रखा है कि प्लेन मिरर के अंदर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। प्लेन मिरर के अंदर आप लोगों ने क्या देखा था कि जब भी प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट को रखो तो जो उसकी इमेज बनती थी वो कैसी बनती थी? वर्चुअल बनती थी, सेम साइज की बनती थी। और आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी, अगर ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर से पीछे ले जाया जाए, अगर ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर से पीछे ले जाया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता था नेचर पे, फिर भी वो वर्चुअली रहती थी, सेम साइज की ही रहती थी। अगर और पीछे ले जाओ फिर भी वर्चुअली रहती थी, सेम साइज की रहती थी। फर्क क्या आता था कि जितना ऑब्जेक्ट पीछे जाता था उतना ही आपकी इमेज पीछे जाती थी। इतना क्लियर है? लेकिन कॉन्केव मिरर में ऐसा नहीं होता। पहले कॉन्केव मिरर क्या होता है वो क्लियर है सबको? कॉन्केव मिरर क्या होता है? इस तरीके का होता है। ठीक है। ये आपका कॉन्केव मिरर है। ये होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ आपका होता है कोन, यहाँ आपका फोकस और यहाँ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम अब क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई अगर ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के सामने रखा जाएगा तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। क्या पढ़ रहे हैं कि इमेज कैसी बनेगी अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? कॉन्केव मिरर के सामने। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात समझने वाली है, वो समझने वाली बात ये है कि ऑब्जेक्ट को भी कहाँ रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम काफी जगह रख सकते हैं। यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। ठीक है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं? इसलिए कह रहा हूँ कि इस वाले मिरर के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदलेंगे तो इमेजेस बदलेंगी। जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदलेंगे तो इमेजेस बदलेंगे। इसलिए यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। प्लेन मिरर में ऐसा नहीं था। प्लेन मिरर में क्या था? आप ऑब्जेक्ट को पीछे रखो, पक्का है वर्चुअल ही बनेगी, पक्का है इरेक्ट ही बनेगी, पक्का है सेम साइज की ही
बनेगी, कितना भी पीछे ले जाओ। तो वहां इस चीज को नहीं ध्यान रखना पड़ता था कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, लेकिन कॉनकेव मिरर में बहुत मैटर करता है कि आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है और उसकी वजह से आपकी क्या इमेज बनेगी। तो इस तरीके से मैं 6 पोजीशन रखूंगा, 6 पोजीशन रखूंगा ऑब्जेक्ट की, जहां पर कि हम लोग स्टडी करेंगे कि उसकी इमेज कैसी बनेगी। क्लियर है? तो सबसे पहली पोजीशन हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पोल और फोकस के बीच में रखें, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पोल और फोकस के बीच में रखें तो इमेज कैसी आएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आप लोगों को एक चीज अच्छे से पता होगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की आप इमेज बनाना चाहते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की आप इमेज बनाना चाहते हो तो कम से कम कितनी रे चाहिए? 2 रे चाहिए। अगर मैंने बोला ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, इस ए बी ऑब्जेक्ट की आप बनाना चाहते हो इमेज। ठीक है, अब जब आप ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना चाहते हो तो आप ऐसे बिहेव करोगे जैसे एक ए पॉइंट ऑब्जेक्ट है और एक बी पॉइंट है, एक ए पॉइंट और एक, अगर मुझे कैसे भी ए पॉइंट की इमेज मिल जाए और मुझे एक बी पॉइंट की इमेज मिल जाए तो क्या मुझे पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज मिल जाएगी, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स जो है वो कहीं ना कहीं बीच में बनेंगे। क्लियर है? तो हमने क्या पढ़ रखा है कि किसी भी पॉइंट की अगर आपको इमेज चाहिए तो वहां से कम कितनी रे निकालनी पड़ेंगी? 2 रे निकालनी पड़ेंगी। इतना क्लियर है? ठीक है, अब रे जो निकालेंगे यहां से निकालते हैं। अगर रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां जाती है? कहां जाती है? फोकस से निकलती है। ठीक है, यानी ये फोकस से निकल रही है। ठीक है, अब हमने बोला था कम से कम 2 रे चाहिए, एक तो रे हो गई। अब दूसरी रे कैसे निकाले बताओ? ए पॉइंट से कहां जाना? या तो सेंटर कर्वेचर से या फिर पोल पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो सेंटर कर्वेचर से लेते हैं। ठीक है, सेंटर कर्वेचर से पाथ क्या होता है? अगर रे ऑफ लाइट सेंटर कर्वेचर से होते हुए जाए तो क्या करती है? उसी पाथ से बैक हो जाती है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये जो है ना ब्रॉड होती जाएंगी, यानी इधर साइड में तो आपकी रे ऑफ लाइट नहीं मीट करने वाली, तो हम चेक करेंगे क्या राइट साइड में मीट कर सकती है। तो जब हम इसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इस तरीके से इधर बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि इधर मीट कर गई। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप जिस पॉइंट से रे निकाले हो, आप जिस पॉइंट से रे निकाले हो तो उसी की इमेज बनेगी जहां पर वो रिफ्लेक्टेड रे मीट की है। तो किसकी इमेज बनेगी? ए की। किसकी बनेगी? ए की। अब बी की इमेज क्या बनेगी? जस्ट इसके नीचे बी की इमेज क्या बनेगी? और ए और बी के सारे पॉइंट्स कहां लाई करेंगे? लगभग इसके बीच में। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब हमने कॉनकेव मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा तो जो इमेज बनी वो कहां बनी? मिरर के पीछे बनी। तो हमें बतानी होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इमेज की। अगर तुमने नोट नहीं किया तो नोट कर लो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। अब कैरेक्टरिस्टिक जब भी बताई जाती है, कैरेक्टरिस्टिक यानी किसी की प्रॉपर्टी या किसी की खासियत बताई जाती है, तो इमेज के केस में 3 चीजें बताई जाती है। क्या बताई जाती है बताओ? नेचर, नेचर बताया जाता है, दूसरा बताया जाता है पोजीशन इमेज की, और एक बताया जाता है आपका साइज। अगर ये 3 चीजें किसी ने बता दी इमेज के बारे में तो हम मानते हैं ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का नेचर क्या है? नेचर 2 तरीके के होते हैं, या तो रियल या वर्चुअल। तो नेचर क्या है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। पोजीशन की बात कर लेते हैं। पोजीशन क्या है? बिहाइंड द मिरर। और साइज की बात कर लेते हैं। तो साइज क्या है? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब हम रखेंगे फोकस पे, यानी अभी कॉनकेव मिरर बना, ये आपका क्या हो गया? फोकस हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका पोल हो गया। अभी हमने ऑब्जेक्ट को रखा था पोल और फोकस के बीच में और देखा था कि इमेज जो बनी उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, अभी हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं फोकस में। कहाँ रख रहे हैं? फोकस में। एक चीज याद रखना, और आपको पहले से पता भी होगा कि जो भी हम इमेज बनाते हैं हमें रिजल्ट पहले से पता होते हैं, क्योंकि ये हमारे रफ डायग्राम है। ऐसा नहीं कि इसमें जो इमेज बनेगी उसके बेसिस पे हम डिसाइड करके बताते हैं, ऐसा नहीं है। हमें पहले से रिजल्ट पता है कि अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, बस उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना होता है, क्योंकि परफेक्ट डायग्राम होते हैं, रफ डायग्राम होते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अब बताओ कैसे रे निकाला? एक निकाली अपन ने पैरेलल। कहां से निकलेगी ये? फोकस से।
दूसरी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये बाउंस बैक हो जाती है। इस केस में क्या होता है, न तो ये आगे जाने पे मीट करती और ना ही ये पीछे मीट करती। ठीक है, ये पैरेलल होती है आगे भी और पीछे भी। क्लियर है? तो जब फोकस पे रखा तो रे ऑफ लाइट ना इधर मिल रही है ना इधर मिल रही है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में वही 3 चीजें आती है, नेचर, पोजीशन एंड साइज। तो बताओ ये करके क्या होगा। नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। अभी आप लोगों के मन में आएगा कि रियल एंड इन्वर्टेड हमें कैसे पता, मीट तो इधर भी नहीं कर रहे, मीट उधर भी नहीं कर रहे। एक और केस पढ़ेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, वो इन्फिनिटी पे रखा होगा, तो वहां से क्लियर हो जाएगा ऐसा हम क्यों मान रहे हैं। ठीक है, फिलहाल याद रखना कि नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन एट इन्फिनिटी, यानी इमेज जो फॉर्म होगी वो इन्फिनिटी पे होगी। साइज की बात कर लें, हाईली इनलार्ज, यानी इसके कंपेरेटिवली इमेज बहुत बड़ी होगी, हाईली इनलार्ज। तो ये आपका हो गया कि जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। क्लियर है? सर पोल से निकालते तो कहाँ पे जाता है? पोल से निकालते तो भी जाता। मान लो ये वाली रे नहीं है, जो आपने पूछा ये रे है ही नहीं। ठीक है, अब कहाँ से निकालनी है, इसको पोल पे करानी है। पोल पे गई, पोल पे जाएगी तो क्या होगी, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी क्या हो गई, पैरेलल, पीछे भी क्या हो जाएगी, पैरेलल। रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आता। क्लियर है? अगर ऐसे सेंटर कर्वेचर से रे ऑफ लाइट को नहीं ले आना, पोल पे गिराना है, रिजल्ट सेम रहेगा। फिर से वही, इधर भी पैरेलल इधर भी पैरेलल। चॉइस आपकी है, आप किसी भी लाइट को यूज कर सकते हो, किसी भी पाथ को यूज कर सकते हो लाइट को। क्लियर है? ऑब्जेक्ट को पोल फोकस पर रख लिया, फोकस पर रख लिया, रखेंगे एफ एंड सी के बीच में। यहां तक हो गया था तुम लोग का? पूरा हो गया था? ये 3 हो गए। 3 हो गए थे। कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सी, पोल। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है तुमको, फोकस और सी के बीच में। ठीक है, फोकस और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। फिर से वही, ये ए है ये बी है, हमें एक ही इमेज चाहिए। इमेज चाहिए तो कम से कम 2 रे निकालनी पड़ेंगी। 2 रे निकालते हैं, पैरेलल गई, कहां से निकलेंगी, फोकस से। दूसरा बताओ, हाँ? पोल से। पोल से गिरानी है, पोल से गिरा दो। तो ये कहां से मीट करेंगी, यहाँ पे। ठीक है, तो जब एफ और सी के बीच में होता है तो आपकी यहाँ पे इमेज बन गई। यहाँ किसकी बनी, ए की। इसके जस्ट ऊपर किसकी बन जाएगी, बी की। क्लियर है? तो कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक बताओ, नेचर, पोजीशन एंड साइज। तो नेचर की बात कर लेते हैं, उल्टी बनी है, देखो ये ऊपर था ये नीचे है, तो नेचर क्या हो गया आपका, रियल एंड इन्वर्टेड। साइड पोजीशन की बात कर लेते हैं, देखो सी के पीछे बनी है, सी के, तो बियॉन्ड सी। और साइज की बात कर लेते हैं, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। एक बार जाके देखिए वीडियो सही होनी चाहिए, मतलब ये सब कुछ आ रहा है जो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट जितना लिखा है उतना लास्ट है। ठीक है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? फॉर्मेशन ऑफ इमेज ना कॉन्केव ये हमने कहा पढ़ा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एफ एंड सी बिटवीन। तो अभी कितने केसेस हो गए, 3 केसेस हो गए। ठीक है, अब कहाँ रखेंगे, कहाँ से, सी से निकालने में दिक्कत ये है कि फिर बड़ा बनाना पड़ता है। लेकिन कंडीशन वही होती, बड़ा होता ये पीछे आगे मिलती तो कहीं यहाँ मिल जाती। और कंडीशन क्या है, बियॉन्ड द सी, तो जरूरी नहीं है यही मिले, बियॉन्ड द सी यहाँ भी है, बियॉन्ड द सी यहाँ भी है। समझ गए ना, यू सी जाता पीछे आगे मिलती तो थोड़ा दूर मिलती, फिर भी ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती, बियॉन्ड द सी बनती। रियल एंड इन्वर्टेड बनती, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। सेंटर से जाता तो वो दोबारा रिफ्लेक्ट होके आ जाता है। सेंटर से जैसे कोई रे जाएगी तो वो दोबारा से, हाँ, सेंटर कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो वो उसी पास से फॉर्म बैक हो जाती है सेंटर कर्वेचर से। ऐसा क्यों होता है ये मन में आ रहा है तो एक अलग बात है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना इस वाली बात को, वीडियो में तभी बताऊंगा। डाउट मैंने दे दिया, क्या दे दिया कि ये वाला जब ऑब्जेक्ट आप ये रे यूं जा रही है तो बाउंस क्यों हुई, इसके जवाब कब मिलेगा,
हाँ, तो वीडियो पे जाके कमेंट करके बताओगी तब बताऊंगा। फिलहाल तो काम चल ही रहा है, नेचर पोजीशन साइज पता चल गई। आगे बढ़े, अब क्या रखना ऑब्जेक्ट को, कॉन्केव मिरर, ये आपका फोकस, ये आपका सी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को रखना है आपको। इसको बनाते टाइम में थोड़ा सा ध्यान रखना जब ये वाला डायग्राम बनाओ, क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट में सी पे रखा है, इसकी इमेज बिल्कुल सी पे बनती है। ऑब्जेक्ट कहाँ बनती है? सी पे। ये वाली बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये वाली अभी नोट डाउन कर लेना, जो मैं समझ लो। ये वाली बात क्यों बोल रहा हूँ सी पे, क्योंकि देखो जब वाला था बियॉन्ड द सी, क्या बोला था? चाहे इमेज यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बोला था एफ एंड सी के बीच में इमेज बनती है, कहीं भी बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपके पास एक ही पोजीशन है एट सी, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि मीट कहाँ करे, यहीं करे ना, इधर कर सकती है ना थोड़ा सा। इसीलिए मैं इस बात पर ध्यान दे रहा हूँ कि भाई इस वाले केस में थोड़ा रेड आयरन बनाते टाइम पे ध्यान रखना। क्लियर है? फिर से भाई आपको ए और बी की इमेज चाहिए, तो यहाँ से दो रे निकाल रहे, दो रे निकालते हैं। एक गई पैरेलल, पैरेलल गई तो कहाँ से आएगी? फोकस से। ठीक है, दूसरी रे कहाँ से निकालोगे? फोकस से निकालना। ठीक है, जब दूसरी रे फोकस से निकाली आपने, तो अब ये क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो पैरेलल हो जाए तो ध्यान रखना कि ये बिल्कुल यही मीट कर रही है, और बाई लग ये यही मीट कर रही है मेरी को। ठीक है, अब आप लोग देख लेना अपना। तो यहाँ मीट कर रही, तो इमेज किसकी बनी? यहाँ पे ए की। बी की कहाँ बनेगी? जस्ट एग्जिट यहीं पे। तो ये आपका बन गया ये। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे और एक ये रिफ्लेक्टेड रे। सी के जस्ट एट सी नीचे। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, नेचर, पोजीशन एंड साइज, तो बताओ क्या बनेगा? नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन एट सी, पोजीशन बतानी है एट सी। साइज की बात करें, सेम साइज, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब इसमें देखो क्या चीज ध्यान रखनी होती है। अब मान लो किसी ने बोला एक इमेज बनी, एक इमेज बनी जो कि रियल और इन्वर्टेड है, सेम साइज की है। क्या बोली? रियल इन्वर्टेड। और अगर बोले कोई सेम साइज की इमेज है, तो तुम्हारे सामने सबसे पहले आएगा प्लेन मिरर। तुम लोग कहोगे हाँ भाई प्लेन मिरर में ना सेम साइज की बनती है। लेकिन जैसे उसने बोल दिया रियल एंड इन्वर्टेड, अब तुम बोलोगे प्लेन मिरर तो रियल इन्वर्टेड बनती नहीं है, तो क्या होगा? तो तुम्हारे सामने अपने बनाना चाहिए भाई कॉन्केव मिरर ही पॉसिबल है, जिसमें सेम साइज बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। सिर्फ और सिर्फ सेम साइज बोला जाए, सिर्फ और सिर्फ सेम साइज। तो शायद प्लेन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर बोले नहीं सेम साइज है, वर्चुअल है, तो कॉन्केव नहीं हो सकता, फिर तो पक्का प्लेन मिरर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आपका फोकस हो गया, सेंटर हो गया। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा आपने? बियॉन्ड सी। अब इसकी इमेज चाहिए ए बी। ठीक है, तो इसकी इमेज के लिए वही एक तो पैरेलल ले चलते हैं। पैरेलल जाएगी तो रे कहाँ से आएगी? फोकस से। दूसरी रे बताओ कहाँ से ले आओगे? कहाँ से? फिर वही सी से ले जाओगे तो फिर बड़ा हो चाहिए, बस कोई नहीं ले जाओ। फिर यहाँ आएगी तो फिर थोड़ा सा तो ये बड़ा बनाना पड़ेगा। कहाँ से ले आए? दूसरी फोकस से ले लो। इंसिडेंट फोकस हुई तो ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट। पैरेलल कहाँ मीट कर रही? इस जगह रिफ्लेक्टेड रे, यानी जहां से निकली थी उसकी इमेज बनाएंगी, एक की बना दी, जस्ट इसके ऊपर बी बन जाएगा। अगर ये भी जानना हो ना कि बी यहाँ क्यों बनता है, बी की यहीं क्यों बनी, बी की यहीं क्यों बनी, फिर से वही क्योंकि सर कॉन्केव मिरर का हर उल्टा दिखता है ना, तो यहीं क्यों बनी ना, बी की क्यों नहीं बना रहे हैं? समझ में आएगा? एक ही इमेज आपने बनाई, बी की कहाँ बनाई? बी की इमेज कहाँ बनाई? बी की इमेज तो नहीं बनाई ना, तो बी की इमेज कैसे पता यही बनेगी? पॉइंट ये। तो इमेज कैसी बन गई आपकी? यह बन गई। नेचर, साइज, पोजीशन बताओ। नेचर, साइज एंड पोजीशन। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ।
यहाँ भी कोई रूल नहीं है, बीच में बननी चाहिए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, कहीं बन जाएगा। बिटवीन सी एंड मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सी। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? अब ऑब्जेक्ट को रखना है इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट तो दिखेगा नहीं, वैसे बना नहीं रहे। वहां से 2 रे लेकर आते हैं, एक रे आई इस तरीके से, एक रे आई इस तरीके से। तो जब पैनल आते हैं तो कहां से निकलती हैं? फोकस से। तो नेचर पोजीशन साइज की बात कर लेते हैं। नेचर रियल इन्वर्टेड ही रहेगा, साइज हाईली डिमिनिश्ड। स्मॉलर वर्ड यूज करेंगे, स्मॉलर कब तक? जब बियॉन्ड सीधा तो ऑब्जेक्ट कुछ तो बनाता है, ये तो हाईली डिमिनिश्ड होगी, ऑब्जेक्ट होगा बहुत बड़ा, उसके कंपेरिजन में तो इमेज बहुत छोटी है, तो हाईली डिमिनिश्ड लिखेंगे इधर। हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। पोजीशन की बात करें, कहां बनी? एट एफ, एट एफ, फोकस पर। क्लियर है? पोजीशन एट फोकस। तो इस तरीके से आपके 6 केसेस हो गए। अब इन्फिनिटी से बियॉन्ड तो कुछ भी नहीं जाने का। हमने शुरुआत की थी मिरर के पास से, पीछे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए और अब कहां पहुंच गए? इन्फिनिटी से पीछे कहीं जाएंगे नहीं। तो इतने सारे केसेस देख लिए, मतलब कॉन्केव मिरर में इतने ही केसेस पॉसिबल हैं। यानी इमेज कैसे कैसे बनते हैं? मान लो कभी आता है कि एक मिरर है जिसमें इमेज वर्चुअल बनती है, एक मिरर है जिसमें इमेज वर्चुअल बनती है, तो दिमाग में क्या आएगा? भाई प्लेन मिरर हो सकता है। क्या हो सकता है? प्लेन मिरर, क्योंकि वर्चुअल बनती है। अब उसमें कहते हैं नहीं, वर्चुअल के साथ साथ बड़ी इमेज बनती है, वर्चुअल के साथ साथ प्लेन मिरर का ऑप्शन हट गया। क्या दिमाग में आएगा? कॉनकेव मिरर पक्का। सेम उसके साथ कॉनकेव मिरर में, जैसे किसी ने बोला इमेज सेम साइज की बनी है, इमेज, तुरंत प्लेन मिरर दिमाग में आएगा। लेकिन बोल दिया सेम साइज की तो है बट रियल है, तो रियल है तो क्या होगा? कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि उसमें तो वर्चुअल होती है। ठीक है। अब कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को? कहीं पे फाइनाइट डिस्टेंस पर। कॉन्वेक्स मिरर है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, कुछ पूछ रहे हैं? सर बकवास। सी ए, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट गई पैरेलल, ठीक है। रे ऑफ लाइट पैरेलल गई, कहाँ से जाएगी? इस तरीके से डाइवर्स करेगी, ऐसा लगेगा ये फोकस से जा रही है, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट बताओ कहाँ से निकाले? पोल से। तो जब पोल पे गिरेगी तो इस तरीके से, और यहाँ पे ये बैक में आगे बढ़ेगी तो कहाँ मीट कर गई? यहाँ पे। तो एक इमेज बनी यहाँ, बी यहाँ बन गई। तो अगर नेचर पोजीशन साइज की बात करें तो नेचर तो वर्चुअल डायरेक्ट ही रहा, पोजीशन आपका कहाँ रहा? बिहाइंड द मिरर बोल दो, या फिर या बिटवीन पी एंड बोल दो, बिहाइंड द मिरर बोल दो, उसमें बिहाइंड द मिरर ही बोल सकते हैं, फोकस बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि पीछे ही बन रही है मिरर के, ठीक है। एट एफ बोलना चाहो वो बोल दो, या फिर बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो इसमें तो एफ है ही नहीं, क्योंकि बिहाइंड द मिरर हो गई। साइज स्मॉलर, डिमिनिश्ड, बहुत छोटी थी यार, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, इसे नोट कर लो। फिर एक बात और बताऊंगा, एक चीज देख लो। अब इसमें तुमने अगर ध्यान दिया हो कि जब आपकी इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, आपका ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनी थी? फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट आपका एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो इमेज कहाँ बनी? यहाँ पे। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है, कभी भी इमेज एफ के पीछे नहीं जाएगी, कभी भी इमेज, क्योंकि एक बात हो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पहुंच गया आपका, अब इससे ज्यादा दूर कहाँ जाएगा? और इमेज कहाँ बन गई? फोकस, तो पीछे नहीं आने का, ठीक है। तो इतना तो कंफर्म है, इमेज दिखेगी ही दिखेगी। कहाँ दिखेगी? कहीं ना कहीं इनके बीच में। जितना पास आते जाओगे, हो सकता है ये थोड़ी सी पास आती है, ज्यादा जहां तक आ पाएगी, ठीक है। एफ डिनोट करता था फोकल लेंथ को, ठीक है। बी किसे डिनोट करता था? इमेज डिस्टेंस। यू डिनोट करता था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एफ होता था आपका फोकल लेंथ। ये अपन ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब देखो इस वाले फॉर्मूले को यूज कैसे करना है वो आज अपन को सीखना है, ठीक है। अब इसको यूज करने से पहले मैं तुम्हें कुछ मेजरमेंट बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने तुमसे बोला ऑब्जेक्ट 10 मीटर दूर है, क्या बोला? ऑब्जेक्ट आपका 10 मीटर दूर है, तो उसका मीनिंग क्या होगा बताओ?
कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट आपका 10 मीटर दूर है। अब ध्यान से देखना क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। एक बंदे ने कॉनकेव मिरर बनाया और उसने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा और बोला भाई ये 10 मीटर दूर है। कितना मीटर दूर है? 10 मीटर। और एक बंदे ने कॉनकेव मिरर बनाया और उसने ऑब्जेक्ट को रखा, उसने कहा ये आपका ऑब्जेक्ट है 10 मीटर दूर। क्लियर है? अब इन दोनों में फर्क क्या, ध्यान से समझना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट में रखा हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका राइट में रखा हुआ है। तो आप लोग बोलोगे फर्क क्या हुआ? इमेज इसकी भी बनेगी, इमेज इसकी भी बनेगी, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट की रियल पोजीशन चाहिए तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा इधर खड़ा है कि इधर खड़ा है? पॉइंट समझना। इमेज इसकी भी बनेगी, नो डाउट, इमेज इसकी भी बनेगी और इमेज इस वाले बंदे की भी बनेगी, और जैसी चाहोगे वैसी बनेगी। जो यहाँ बनेगी वही यहाँ बनेगी। लेकिन बात क्या है, ऑब्जेक्ट के पोजीशन की। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन होना अलग बात है और यहाँ पे होना अलग बात है। क्योंकि हो सकता है नंबर लाइन पे भी तुम्हें पता है कि एक तरफ इधर 10 आता है तो एक तरफ इधर -10 भी आता है। अगर मैंने कहा 10 मीटर दूर हो तो क्या पता इस साइड हो या क्या पता इस साइड हो। तो पहली प्रॉब्लम समझ आई। पहली प्रॉब्लम क्या समझ आई कि अगर आपसे बोला जाए कि ऑब्जेक्ट 10 मीटर दूर है तो आपको कैसे पता चलेगा कहाँ रखा है। तो इसका पहला जो जवाब है, इसमें हमें पढ़ने साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ने? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होते हैं? साइन कन्वेंशन हमें हेल्प करेंगे पता करने में कि एग्जैक्टली पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट और इमेजेस की। पहला साइन कन्वेंशन में रूल ये है कि ऑब्जेक्ट आपका कभी राइट में नहीं रखा जाएगा। क्या है? हट गया? पक्का इधर ही होगा। पहला क्या पता चला, ऑब्जेक्ट आपका राइट में कभी नहीं रखा जाएगा। तो तुमने ध्यान से देखा होगा कि अब तक मैंने जितनी भी इमेजेस बनाई थी, जो भी इमेजेस बनाई थी अब तक अपन ने, वो कोई भी इमेज हमने ऐसे नहीं बनाई थी कॉनकेव मिरर की, याद हो तो तुम्हारा कि इधर ऑब्जेक्ट रखना है। सारी इमेजेस कैसे बनाई थी? कॉनकेव मिरर ऐसे रखे थे और ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे? इधर। अब आपको ध्यान आ रहा होगा, नोटिस किया हो तो कभी भी ऑब्जेक्ट हमने इधर नहीं रखा था। क्यों नहीं रखा था? क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ऐसा रख नहीं सकते हैं ऐसे। लेकिन वहां जो वाली बताई नहीं गई थी स्टार्टिंग में कि ऐसे रखना गलत है। तो अब आपको पता चल गया कि राइट उसमें राइट पे हम नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है कि राइट में रखने में इमेज नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है कि राइट में रखने में रे नहीं निकलेगी, सब कुछ होगा। क्योंकि अब खुद सोचो, मिरर को ऐसे देख लो, चाहे ऐसे देख लो और चाहे ऐसे देख लो, देखोगे तो तुम ही उसके अंदर। तो ऐसा ही यहाँ पर है। लेकिन साइन कन्वेंशन से क्या हो, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। अब ऐसा ना हो कि कभी कोई रख रहा है लेफ्ट में, कोई रख रहा है राइट में, तो ऐसे तो दिक्कत आएगी ना। सब अपनी अपनी मर्जी से करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाएगा? लेफ्ट में रखा जाएगा। क्या ये बात बिल्कुल सबको क्लियर हो गई? कोई डाउट? आगे बढ़े। नेक्स्ट साइन कन्वेंशन में बोला गया कि आप जो भी मेजरमेंट करेंगे, आप जो भी मेजरमेंट करेंगे वो इसके पोल से करेंगे, मिरर के पोल से करेंगे। अब जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्ट है 10 मीटर दूर, ऑब्जेक्ट है तो दिमाग में क्या आएगा? कहाँ से मेजर करना है? पोल से। ऑब्जेक्ट राइट में जा नहीं सकता, ऑब्वियसली कहाँ होगा? 10 मीटर। क्या ये बात बिल्कुल कंफर्मेशन दे रही है, नहीं दे रही है कि आपको मेजरमेंट? क्योंकि 10 मीटर दूर तो यहाँ से भी हो सकता था, 10 मीटर दूर यहाँ से हो सकता था। लेकिन दो बातें क्या क्लियर हुई आपकी? पहली कि आपको डिस्टेंस कहाँ से मेजर करने हैं? पोल से। सारे के सारे मेजरमेंट जितने भी डिस्टेंस हो, किसी का भी डिस्टेंस हो, कहाँ से मेजर होंगे? पोल से। और ये आपको क्या हो गया? ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा जाएगा तो आपको ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई। आगे बढ़े। और दूसरी बात, उन्होंने इस वाले फॉर्मेट को कंपेयर किया कार्टेशियन प्लेन से मैथ के। कार्टेशियन प्लेन ऐसा होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? इधर एक्स एक्सेस होती है पॉजिटिव, इधर एक्स एक्सेस होती है नेगेटिव, इधर वाई एक्सेस होती है पॉजिटिव, इधर वाई एक्सेस होती है नेगेटिव। वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, इधर आपका एक्स पॉजिटिव, इधर आपका एक्स नेगेटिव। यानी कि कहने का मतलब है 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, -2 और -3। सेम यहाँ -1, -2 ऊपर क्या होते हैं? +1, +2। क्लियर है? तो इन्होंने ओरिजिन जो है ये, इसको कंपेयर किया इससे पोल से। इन्होंने कहा मान के चलो यहाँ पे क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े।
काट, अब सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर हो रहा है? ओरिजिन से, पोल से। और पोल क्या है आपका? एज अ ओरिजिन। तो इन्होंने कहा जो भी मेजरमेंट आप राइट साइड में करो, जो भी मेजरमेंट आप राइट साइड में करो, वो सारे के सारे माने जाएंगे पॉजिटिव। क्या माने जाएंगे इधर वाले? पॉजिटिव। और जो भी मेजरमेंट आप करो लेफ्ट साइड में, वो माने जाएंगे नेगेटिव। जो भी मेजरमेंट करो आप ऊपर साइड में, माने जाएंगे। और जो भी मेजरमेंट आप करो नीचे साइड में, वो माने जाएंगे। क्या यहां तक किसी को भी डाउट है? डाउट है तो फिर से पूछ लो। नंदिनी क्लियर है? रितिका बिल्कुल क्लियर है? आगे बढ़े। अब एक बात बताओ, क्या यहां से ये कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता कि यू हमेशा नेगेटिव होगा? ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव साइड होगा, क्योंकि क्या क्या कन्वेंशन होगा? ऑब्जेक्ट लेफ्ट में हमेशा रखा जाएगा, मेजरमेंट पोल से होगा, पक्की बात है ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा ही। यहाँ तक साइन कन्वेंशन क्लियर है? इसको कैसे दिमाग में रखना है? इसको दिमाग में रखना है मैसिव कार्टेशियन प्लेन की तरह, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, अपर पॉजिटिव, बॉटम नेगेटिव। बिल्कुल क्लियर है? सारे डिस्टेंस मेजर कहाँ से हो रहा है? ओरिजिन यानी कि ये पोल जो है, यहाँ से आप इधर मेजर करोगे और यहाँ से इधर मेजर करोगे, यहीं से इधर मेजर करोगे, यहीं से इधर मेजर करोगे। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो जो ये फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसके अंदर v, u और f की वैल्यू विद साइन यूज होती है। u, v और f की वैल्यू विद साइन यूज होती है। इस बात का मीनिंग क्या समझते हैं? मान लो किसी ने बोला ऑब्जेक्ट आपका 5 मीटर दूर है, ऑब्जेक्ट आपका कंफर्म कहाँ होगा? लेफ्ट में। कहाँ से मेजर होगा? पोल से। तो u को लिखोगे तो -5 मीटर। वो -5 खुद नहीं बोलेगा, वो खुद तो बस इतना बोलेगा ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 5 मीटर। नेगेटिव साइन आपको खुद से लगाना। तो u यहाँ पे जब वैल्यू लगाओगे तो क्या लगाओगे? -5 लगाओगे। क्लियर है? लेकिन इसके साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि u हमेशा ही नेगेटिव होता है, तो चाहो तो इसे हम याद भी कर सकते हैं कि u तो हमेशा नेगेटिव होना ही होना है। आगे की बात, अब v हमारे हाथ में तो होता नहीं है कि मन चाहे या मना लो, v हमारे हाथ में तो नहीं होगा। अगर मान लो v कभी, मान लो कौन की मिरर का केस ले लेता हूं, v मान लो वर्चुअल बना, v क्या बना? वर्चुअल हमेशा कहाँ बनता है? राइट साइड में। हमेशा कहाँ बनता है? राइट साइड में। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आई, अगर v की वैल्यू, नंबर कोई भी आई, नंबर कोई भी आई, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आई तो कंफर्म नहीं है कि वो वर्चुअल इमेज होगी। या फिर उल्टा देखो, मान लो कोई वर्चुअल इमेज बनी 2 मीटर दूर, कितनी बनी? तो यहाँ v लिखोगे प्लस का 2। क्या लिखोगे? प्लस का 2। अगर मान लो इमेज बनी इधर, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इमेज का डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? पोल से। तो जब इमेज का डिस्टेंस मेजर किया, मान लो तुम्हें पता चला 3 मीटर, तो ये तो बोलेगा तो 3 मीटर, लेकिन आप लोग बोलोगे v इक्वल्स टू -3 मीटर। यानी साइन की हेल्प से हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि वर्चुअल है या रियल है, नेगेटिव वर्चुअल। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो? तो u का साइन तो पक्का नेगेटिव रहने वाला है, v का साइन डिपेंड करेगा कि इमेज आपकी राइट बनी या फिर लेफ्ट बनी। बिल्कुल क्लियर है? मुस्कान पॉजिटिव साइन ना लगाओ तो मतलब कैसे? गलती से या अपनी बेवकूफी से? नहीं मतलब सर जैसे माइनस का साइन तो लगाएंगे लेकिन अगर वहाँ पे प्लस नहीं, प्लस इसलिए बोल रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। नहीं, जैसे मान लो 2 लिखा है, मैं समझ गया तुम्हारा 2 लिखा है, तो अब दिक्कत रहेगी, पता नहीं नेगेटिव था प्लस लगा दो तो तुम्हें खुद ही याद रहेगा कि नेगेटिव तो पक्का नहीं था। पर इसीलिए मैं पॉजिटिव साइन, यहाँ पे साइन इसलिए यूज कर रहा हूँ मैं कि पॉजिटिव से फर्क कुछ नहीं पड़ना, बस तुम्हारे कन्वेंशन हो जाएगा, तुम्हारे लिए तो कन्वीनियंट होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, आगे बढ़ू। अब बात करते हैं आगे फोकल लेंथ की। यू की बात हो गई, वी की बात हो गई। यू ऑलवेज नेगेटिव, वी डिपेंड, एफ की बात करते हैं। कौन के मिरर का फोकस किधर होता है? लेफ्ट के राइट? लेफ्ट। तो फोकल लेंथ क्या होगी आपकी? पोल से लेके फोकस तक की दूरी, ये डिस्टेंस किस में मेजर होगा? नेगेटिव। तो फोकल लेंथ आपकी होगी नेगेटिव साइन के साथ। अब चाहो तो याद भी कर लोगे कौन के मिरर की फोकल लेंथ वैसे नहीं बदलेगी, क्योंकि कौन के मिरर में हमेशा किधर रखा जाएगा ऑब्जेक्ट? लेफ्ट में। तो
दो चीज तुम चाहो तो याद कर सकते हो कौन के मिरर के लिए, दो चीज चाहो तो याद कर सकते हो। पहला यू नेगेटिव होगा, दूसरा फोकल लेंथ नेगेटिव होगी अगर स्टडी हो रही है कॉनकेव मिरर की तो। लेकिन यही कॉन्वेक्स मिरर आ जाए, यही क्या आ जाए आपका, तो यू तो हमेशा नेगेटिव, फिर भी वी डिपेंड करता है और फोकल लेंथ इसकी किधर होती है वर्चुअल, तो इसकी फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक और तरीका है हमें मिरर पता करने का। मान लो तुम्हें पता चला कि फोकल लेंथ मिरर की पॉजिटिव, क्या पता चला फोकल लेंथ है, तो तुम्हारे एग्जाम में अपने आप आ जाएगा कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स हो सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, उन क्लू को हेल्प कर यूज करते हुए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नंदिनी क्लियर है? आर्यन ठीक है, आगे बढ़े। यू क्लियर हो गया, वी क्लियर हो गया और एफ क्लियर हो गया। अब पहले इसी की हेल्प से एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर बाद में एक और मैग्निफिकेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्लियर हो गए। फॉर्मूला यूज करना बड़ी बात नहीं है, इसको प्लस करना बड़ी बात है, विद साइन यूज करना। ये तो छोटी क्लास का बच्चा भी कर देगा 1/v + 1/u। लेकिन बड़ी बात है कि इसमें तुम्हें साइन खुद से सोच के लगाना है कि कौन सा लगाए एफ का, कौन सा ना लगाए। ठीक है, तो आप कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, हाँ एक और, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ से कितना होता था, डबल। ठीक है, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो कभी न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है, तो आपको पता चलेगा फोकल लेंथ कितनी है, 16। ठीक है 16 17 कैसे जाता है? पोल से सेंटर पर विचन तो उसका आधा है। हाँ ठीक है, क्यों रात में सोई नहीं थी? नहीं सर सोए थे। फिर पानी से मुंह धो लो या फिर पानी पी लो, और तो कुछ नहीं सकता। क्वेश्चन लिखो, मैं बोलता भी जा रहा हूँ, चाहो तो इसमें से लिख लेना, चाहे मैं बोल रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 centimeter from a concave mirror, from a concave mirror of focal length 5 centimeter, of focal length 5 centimeter. फाइंड करना आपको पोजीशन, नेचर एंड साइज। पहले इसको पढ़ो और फिर देखो क्या बोल रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस किया गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज। ऑब्वियसली इमेज के बारे में पूछ रहा है, तो एक एक करके साइज के साथ बताते हैं। यू कितना है, यू क्या बोलोगे, यू बोलोगे -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या गिवन है आपको, फोकल लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, लेकिन देखना पड़ेगा पॉजिटिव या नेगेटिव। मिरर कौन सा है, कॉनकेव, तो फोकल लेंथ क्या होगी, -5 सेंटीमीटर। आपको कैलकुलेट करना है पोजीशन ऑफ इमेज। फॉर्मूला लगा दो, करो 1/v + 1/u = 1/f। कैलकुलेट करो कितना आएगा। दूसरी घरों से बस देखो, मतलब मैं तो करके रख दिया है बस बाल करने के लिए। कौन सा ये LCM लेके सॉल्व करो, मुझसे करना है तो मुझसे मत देखो, इसको समझा दो बाद में।
ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया था, पोजीशन ऑफ इमेज, तो आप क्या बताओगे 10 सेंटीमीटर, क्या बताओगे 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव से तुम्हें आइडिया हो गया कि कहाँ बन रही होगी, लेफ्ट में, तो नेचर तुम वैसे बता सकते हो, रियल एंड इनवर्टेड। किसकी हेल्प से, नेगेटिव साइन बता रहा है नेचर, और जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बता रही है कितनी डिस्टेंस पर है। तो क्या बोलेंगे कि जो इमेज है वो 10 सेंटीमीटर दूर बनी है लेफ्ट साइड में, 10 सेंटीमीटर दूर बनी है लेफ्ट साइड में, बिल्कुल क्लियर है। तो पोजीशन हो गया और नेचर हो गया। कोई डाउट मुस्कान, कृतिका? -1/10 जो वैल्यू किसकी है, 1/v की। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, v की, तो जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया इनको, तो v/1 लिखोगे, इसे क्या लिखोगे 10/1। साइन में चेंज नहीं आएगा। ना साइन में चेंज आता है, क्योंकि साइन इधर लिख लो चाहे ऊपर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे रेसिप्रोकल ऐसे कर दिया ना, ये क्या बन जाएगा आपका v/1, और वो क्या बन जाएगा आपका 10/1। तो 1 तो कोई मतलब नहीं, तो v का कितना है -10, रेसिप्रोकल कर दिया दोनों को। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, वो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन की हेल्प से। अब देखो ध्यान से समझना कि एक तो तरीका हो गया कि हमसे पूछा गया था भाई इमेज बताओ, इमेज की पोजीशन बताओ, और हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में यानी कि फॉर्मूले की हेल्प से मैथमेटिकली पता कर लिया कि v एग्जैक्टली ये होगा। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर हम मान लो फॉर्मूला ना भी लगाते तो क्या कोई तरीका था जो हम यहाँ तक पहुंच सकते थे। ध्यान से समझना, फोकल लेंथ कितनी थी 5, u का रखा था 10। फोकल लेंथ का 2 टाइम्स क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहाँ बनती, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो आना तो वैसे ही -10 है, देखो u -10, xc वाला केस याद आ गया। तो एक और तरीका है ये वाला कि हमें कुछ से दिख गया कि फोकल लेंथ 5 है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा 10 पर रखा है, यानी इसके 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी कहाँ बनती थी, सेंटर पर, तो v तो -10 आना ही था। क्लियर है। साइज की बात कर लेते हैं, साइज के लिए एक फॉर्मूला है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। क्लियर है, पोजीशन एंड नेचर क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब ये बात अलग है कि ये सी पर था इसलिए पता चल गया, वरना हम नेचर तो कभी भी बता सकते हैं। नेचर तो क्यों, नेचर हम कैसे बता सकते हैं, मान लो ऑब्जेक्ट हमारा 10 ना होकर 15 सेंटीमीटर दूर होता, कितना होता 15। इतना तो कंफर्म है कि फोकल लेंथ और पोल के बीच में नहीं है, फोकल लेंथ और पोल के बीच में नहीं है। और हम जानते हैं कॉन्केव मिरर में वर्चुअल का सिर्फ एक ही केस है, कब, जब फोकस और पोल के बीच में हो। तो ये तो पक्का रियल बनना ही बनना है। तो नेचर तो तुम बिना सॉल्व किए बता सकते हो कभी भी। बात समझ में आई ना, नेचर ऑफ इमेज आप कभी भी बता सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आपसे बोला जाए यू आपका 3 सेंटीमीटर, यू आपका, तो कन्फर्म है इमेज वर्चुअल बनेगी। देखो फोकल लेंथ कितनी है 5, ऑब्जेक्ट का रखा है, यानी पोल फोकस की वजह तो पक्का वर्चुअल बनती है। तो नेचर का तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नेचर तुम्हें पता कहाँ हेल्प करेगा, तुमने पहले से सोच के रखो। तुम्हें पता है कि इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी, तो v कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। वर्चुअल बनेगी तो v कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। अगर आपको कभी भी नेगेटिव आए तो समझ जाना हम गलत कर रहे हैं, ये क्रॉस चेक करने में हेल्प करेंगे हमें। बात समझे। अब तुम्हें मान लो पहले से आइडिया हो चुका कि मेरी इमेज बनने वाली है रियल, तो तुम्हें इतना तो पता है मेरा v किसमें आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए, और वहां तुम्हारा आ नहीं रहा, तो तुम फिर से चेक कर सकते हो कि भाई कोई गलती हुई है। बस क्रॉस चेक करने में मैं बता रहा हूँ, क्रॉस चेक करने के लिए चीज बताइए मैंने कि नेचर ऑफ इमेज पहले पता कर लो, फिर देख लो मैथमेटिकली वो साइन आया या नहीं आया। यहाँ तक क्लियर है। अब बताने जा रहा हूँ मैं साइज ऑफ इमेज कैसे निकाली जाती है। ओके, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या है वो कल अपन ने पढ़ लिया था। मिरर फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/v + 1/u = 1/f। और ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि ये किसको डिनोट कर रहा है। v अपन का डिनोट करता था इमेज डिस्टेंस को, u डिनोट करता था अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, f डिनोट करता था फोकल लेंथ को। ठीक है, v किसे डिनोट करता था, इमेज डिस्टेंस, u डिनोट करता था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f होता था आपका फोकल लेंथ। ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब देखो इस वाले फॉर्मूले को यूज कैसे करना है वो आज अपन को सीखना है। ठीक है, अब इसको यूज करने से पहले मैं तुम्हें कुछ मेजरमेंट बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने तुमसे बोला ऑब्जेक्ट 10 मीटर दूर है, क्या बोला, ऑब्जेक्ट आपका 10 मीटर दूर है,
तो उसका मीनिंग क्या होगा बताओ? कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट आपका 10 मीटर दूर है। अब ध्यान से देखना क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। एक बंदे ने कॉनकेव मिरर बनाया और उसने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा और बोला भाई ये 10 मीटर दूर है। कितना मीटर दूर है? 10 मीटर। और एक बंदे ने कॉनकेव मिरर बनाया और उसने ऑब्जेक्ट को रखा, उसने कहा ये आपका ऑब्जेक्ट है 10 मीटर दूर। क्लियर है? अब इन दोनों में फर्क क्या, ध्यान से समझना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट में रखा हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका राइट में रखा हुआ है। तो आप लोग बोलोगे फर्क क्या हुआ? इमेज इसकी भी बनेगी, इमेज इसकी भी बनेगी, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट की रियल पोजीशन चाहिए तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा इधर खड़ा है कि इधर खड़ा है? पॉइंट समझना। इमेज इसकी भी बनेगी, नो डाउट, इमेज इसकी भी बनेगी और इमेज इस वाले बंदे की भी बनेगी, और जैसी चाहोगे वैसी बनेगी। जो यहाँ बनेगी वही यहाँ बनेगी। लेकिन बात क्या है? ऑब्जेक्ट के पोजीशन की। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन होना अलग बात है, यहाँ पे होना अलग बात है। क्योंकि हो सकता है नंबर लाइन पे भी तुम्हें पता है कि एक तरफ इधर 10 आता है तो एक तरफ इधर -10 भी आता है। अगर मैंने कहा 10 मीटर दूर हो तो क्या पता इस साइड हो या क्या पता इस साइड हो। तो पहली प्रॉब्लम समझ आई। पहली प्रॉब्लम क्या समझ आई कि अगर आपसे बोला जाए कि ऑब्जेक्ट 10 मीटर दूर है तो आपको कैसे पता चलेगा कहाँ रखा है। तो इसका पहला जो जवाब है, इसमें हमें पढ़ने साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ने? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होते हैं? साइन कन्वेंशन हमें हेल्प करेंगे पता करने में कि एग्जैक्टली पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट और इमेजेस की। पहला साइन कन्वेंशन में रूल ये है कि ऑब्जेक्ट आपका कभी राइट में नहीं रखा जाएगा। क्या है? हट गया? पक्का इधर ही होगा। पहला क्या पता चला? ऑब्जेक्ट आपका राइट में कभी नहीं रखा जाएगा। तो तुमने ध्यान से देखा होगा कि अब तक मैंने जितनी भी इमेजेस बनाई थी, जो भी इमेजेस बनाई थी अब तक अपन ने, वो कोई भी इमेज हमने ऐसे नहीं बनाई थी कॉनकेव मिरर की। याद हो तो तुम्हारा कि इधर ऑब्जेक्ट रखना है। सारी इमेजेस कैसे बनाई थी? कॉनकेव मिरर ऐसे रखे थे और ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे? इधर। अब आपको ध्यान आ रहा होगा, नोटिस किया हो तो कभी भी ऑब्जेक्ट हमने इधर नहीं रखा था। क्यों नहीं रखा था? क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ऐसा रख नहीं सकते हैं ऐसे। लेकिन वहां ये वाली बता ही नहीं गई थी स्टार्टिंग में कि ऐसे रखना गलत है। तो अब आपको पता चल गया कि राइट लेफ्ट, उसमें राइट पे हम नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है कि राइट में रखने में इमेज नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है कि राइट में रखने में रे नहीं निकलेगी, सब कुछ होगा। क्योंकि अब खुद सोचो, मिरर को ऐसे देख लो, चाहे ऐसे देख लो और चाहे ऐसे देख लो, दिखोगे तो तुम ही उसके अंदर। तो ऐसा ही यहाँ पर है। लेकिन साइन कन्वेंशन से क्या हो? यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। अब ऐसा ना हो कि कभी कोई रख रहा है लेफ्ट में, कोई रख रहा है राइट में, तो ऐसे तो दिक्कत आएगी ना। सब अपनी अपनी मर्जी से करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाएगा? लेफ्ट में रखा जाएगा। क्या ये बात बिल्कुल सबको क्लियर हो गई? कोई डाउट? आगे बढ़े। नेक्स्ट साइन कन्वेंशन में बोला गया कि आप जो भी मेजरमेंट करेंगे, आप जो भी मेजरमेंट करेंगे वो इसके पोल से करेंगे, मिरर के पोल से करेंगे। अब जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्ट है 10 मीटर दूर, ऑब्जेक्ट है, तो दिमाग में क्या आएगा? कहां से मेजर करना है? पोल से। ऑब्जेक्ट राइट में जा नहीं सकता, ऑब्वियसली कहाँ होगा? 10 मीटर। क्या ये बात बिल्कुल कंफर्मेशन दे रही है? नहीं दे रही है कि आपको मेजरमेंट, क्योंकि 10 मीटर दूर तो यहाँ से भी हो सकता था, 10 मीटर दूर यहाँ से हो सकता था। लेकिन दो बातें क्या क्लियर हुई आपकी? पहली कि आपको डिस्टेंस कहाँ से मेजर करने हैं? पोल से। सारे के सारे मेजरमेंट जितने भी डिस्टेंस हो, किसी का भी डिस्टेंस हो, कहाँ से मेजर होंगे? पोल से। और ये आपको क्या हो गया? ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा जाएगा तो आपको ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई। आगे बढ़े। और दूसरी बात, उन्होंने इस वाले फॉर्मेट को कंपेयर किया कार्टेशियन प्लेन से मैथ के। कार्टेशियन प्लेन ऐसा होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? इधर एक्स एक्सेस होती है पॉजिटिव, इधर एक्स एक्सेस होती है नेगेटिव, इधर वाई एक्सेस होती है पॉजिटिव, इधर वाई एक्सेस होती है नेगेटिव। वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, इधर आपका एक्स पॉजिटिव, इधर आपका एक्स नेगेटिव। यानी कि कहने का मतलब है 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, -2 और -3। सेम यहाँ -1, -2 ऊपर क्या होते हैं? +1, +2। क्लियर है? तो इन्होंने ओरिजिन जो है ये, इसको कंपेयर किया इससे पोल से। इन्होंने कहा मान के चलो यहाँ पे क्या है? कार्टेशियन प्लेन है। क्या है?
कार्टेशियन प्लेन है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े। अब सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर हो रहा है? ओरिजिन से, पोल से। और पोल क्या है आपका? एज ओरिजिन। तो इन्होंने कहा जो भी मेजरमेंट आप राइट साइड में करो, जो भी मेजरमेंट आप राइट साइड में करो, वो सारे के सारे माने जाएंगे पॉजिटिव। क्या माने जाएंगे इधर वाले? पॉजिटिव। और जो भी मेजरमेंट आप करो लेफ्ट साइड में, वो माने जाएंगे नेगेटिव। जो भी मेजरमेंट करो आप ऊपर साइड में, माने जाएंगे। और जो भी मेजरमेंट आप करो नीचे साइड में, वो माने जाएंगे। क्या यहां तक किसी को भी डाउट है? डाउट है तो फिर से पूछ लो। नंदिनी क्लियर है? रितिका बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े। अब एक बात बताओ, क्या यहां से ये कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता कि यू हमेशा नेगेटिव होगा? ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव साइड होगा, क्योंकि क्या क्या कन्वेंशन होगा? ऑब्जेक्ट लेफ्ट में हमेशा रखा जाएगा, मेजरमेंट पोल से होगा, तो पक्की बात है ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा ही। यहाँ तक साइन कन्वेंशन क्लियर है। इसको कैसे दिमाग में रखना है? इसको दिमाग में रखना है मैसिव कार्टेशियन प्लेन की तरह, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, अपर पॉजिटिव, बॉटम नेगेटिव। बिल्कुल क्लियर है। सारे डिस्टेंस मेजर कहाँ से हो रहा है? ओरिजिन यानी कि ये पोल जो है, यहाँ से आप इधर मेजर करोगे और यहाँ से इधर मेजर करोगे, यहीं से इधर मेजर करोगे, यहीं से इधर मेजर करोगे। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो जो ये फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसके अंदर v, u और f की वैल्यू विद साइन यूज होती है। u, v और f की वैल्यू विद साइन यूज होती है। इस बात का मीनिंग क्या समझते हैं? मान लो किसी ने बोला ऑब्जेक्ट आपका 5 मीटर दूर है, ऑब्जेक्ट आपका कंफर्म कहाँ होगा? लेफ्ट में। कहाँ से मेजर होगा? पोल से। तो u को लिखोगे तो -5 मीटर। वो -5 खुद नहीं बोलेगा, वो खुद तो बस इतना बोलेगा ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 5 मीटर। नेगेटिव साइन आपको खुद से लगाना। तो u यहाँ पे जब वैल्यू लगाओगे तो क्या लगाओगे? -5 लगाओगे। क्लियर है? लेकिन इसके साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि u हमेशा ही नेगेटिव होता है, तो चाहो तो इसे हम याद भी कर सकते हैं कि u तो हमेशा नेगेटिव होना ही होना है। आगे की बात। अब v हमारे हाथ में तो होता नहीं है कि मन चाहे या मना लो, v हमारे हाथ में तो नहीं होगा। अगर मान लो v कभी, मान लो कौन की मैं केस ले लेता हूं, v मान लो वर्चुअल बना। v क्या बना? वर्चुअल हमेशा कहाँ बनता है? राइट साइड में। हमेशा कहाँ बनता है? राइट साइड में। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आई, अगर v की वैल्यू, नंबर कोई भी आई, नंबर कोई भी आई, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आई तो कंफर्म नहीं है कि वो वर्चुअल इमेज होगी। या फिर उल्टा देखो, मान लो कोई वर्चुअल इमेज बनी 2 मीटर दूर, कितनी बनी? तो यहाँ v लिखोगे प्लस का 2। क्या लिखोगे? प्लस का 2। अगर मान लो इमेज बनी इधर, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इमेज का डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? पोल से। तो जब इमेज का डिस्टेंस मेजर किया, मान लो तुम्हें पता चला 3 मीटर, तो ये तो बोलेगा तो 3 मीटर, लेकिन आप लोग बोलोगे v इक्वल्स टू -3 मीटर। यानी साइन की हेल्प से हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि वर्चुअल है या रियल है, नेगेटिव वर्चुअल। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो? तो u का साइन तो पक्का नेगेटिव रहने वाला है, v का साइन डिपेंड करेगा कि इमेज आपकी राइट बनी या फिर लेफ्ट बनी। बिल्कुल क्लियर है? मुस्कान पॉजिटिव साइन ना लगाओ तो मतलब कैसे? गलती से या अपनी बेवकूफी से? नहीं मतलब सर जैसे माइनस का साइन तो लगाएंगे, लेकिन अगर वहाँ पे प्लस नहीं, प्लस इसलिए बोल रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। नहीं, जैसे मान लो 2 लिखा है, मैं समझ गया तुम्हारा 2 लिखा है, तो अब दिक्कत रहेगी, पता नहीं नेगेटिव था प्लस लगा दो तो तुम्हें खुद ही याद रहेगा कि नेगेटिव तो पक्का नहीं था। पर इसीलिए मैं पॉजिटिव साइन, यहाँ पे साइन इसलिए यूज कर रहा हूँ मैं कि पॉजिटिव से कुछ नहीं पढ़ना, बस तुम्हारे कन्वेंशन हो जाएगा, तुम्हारे लिए तो कन्वीनियंट होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, आगे बढ़ू। अब बात करते हैं आगे फोकल लेंथ की। यू की बात हो गई, वी की बात हो गई। यू ऑलवेज नेगेटिव, वी डिपेंड, एफ की बात करते हैं। कौन के मिरर का फोकस किधर होता है? लेफ्ट के राइट? लेफ्ट। तो फोकल लेंथ क्या होगी आपकी? पोल से लेके फोकस तक की दूरी। ये डिस्टेंस किस में मेजर होगा? नेगेटिव। तो फोकल लेंथ आपकी होगी नेगेटिव साइन के साथ।
अब चाहो तो याद भी कर लोगे कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ वैसे नहीं बदलेगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर में हमेशा किधर रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, लेफ्ट में। तो दो चीज तुम चाहो तो याद कर सकते हो कॉनकेव मिरर के लिए, दो चीज चाहो तो याद कर सकते हो। पहला यू नेगेटिव होगा, दूसरा फोकल लेंथ नेगेटिव होगी अगर स्टडी हो रही है कॉनकेव मिरर की तो। लेकिन यही कॉन्वेक्स मिरर आ जाए, यही क्या आ जाए आपका, तो यू तो हमेशा नेगेटिव, फिर भी वी डिपेंड करता है और फोकल लेंथ इसकी किधर होती है वर्चुअल, तो इसकी फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक और तरीका है हमें मिरर पता करने का। मान लो तुम्हें पता चला कि फोकल लेंथ मिरर की पॉजिटिव, क्या पता चला फोकल लेंथ है, तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप आ जाएगा कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स हो सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, उन क्लू को हेल्प कर यूज करके। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नंदिनी क्लियर है? आर्यन ठीक है, आगे बढ़े। यू क्लियर हो गया, वी क्लियर हो गया और एफ क्लियर हो गया। अब पहले इसी की हेल्प से एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर बाद में एक और मैग्निफिकेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्लियर हो गए। फॉर्मूला यूज करना बड़ी बात नहीं है, इसको प्लस करना बड़ी बात है, विद साइन यूज करना। ये तो छोटी क्लास का बच्चा भी कर देगा 1/v + 1/u। लेकिन बड़ी बात है कि इसमें तुम्हें साइन खुद से सोच के लगाना है कि कौन सा लगाए एफ का, कौन सा ना लगाए। ठीक है, तो अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, हाँ एक और, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ से कितना होता था, डबल। ठीक है, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो कभी न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है, तो आपको पता चलेगा फोकल लेंथ कितनी है, 16। 17 कैसे जाता है? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका आधा है। हाँ ठीक है, क्यों रात में सोई नहीं थी? नहीं सर, सोए थे। फिर पानी से मुंह धो लो या फिर पानी पी लो, और तो कुछ नहीं सकता। क्वेश्चन लिखो, मैं बोलता भी जा रहा हूँ, चाहो तो इसमें से लिख लेना, चाहे मैं बोल रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, placed at a distance of 10 centimeter from a concave mirror, from a concave mirror of focal length 5 centimeter, of focal length 5 centimeter. फाइंड करना आपको पोजीशन, नेचर एंड साइज। पहले इसको पढ़ो और फिर देखो। क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट जो कि प्लेस किया गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज। ऑब्वियसली इमेज के बारे में पूछ रहा है, तो एक एक करके साइन के साथ बताते हैं। यू कितना है, यू क्या बोलोगे, यू बोलोगे -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या गिवन है आपको, फोकल लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, लेकिन देखना पड़ेगा पॉजिटिव या नेगेटिव। मिरर कौन सा है, कॉनकेव, तो फोकल लेंथ क्या होगी, -5 सेंटीमीटर। आपको कैलकुलेट करना है पोजीशन ऑफ इमेज। फॉर्मूला लगा दो, करो 1/v + 1/u = 1/f। कैलकुलेट करो कितना आएगा। दूसरी घरों से बस देखो, मतलब मैं तो करके रख दिया है बस बाल करने के लिए। कौन सा लेके सॉल्व करो, मुझसे करना है, तो मुझसे मत देखो, तो समझा दो बाद में।
क्या पूछा गया था, पोजीशन ऑफ इमेज, तो अब क्या बताओगे 10 सेंटीमीटर, क्या बताओगे 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव से तुम्हें आइडिया हो गया कि कहाँ बन रही होगी, लेफ्ट में, तो नेचर तुम वैसे बता सकते हो, रियल एंड इनवर्टेड। किसकी हेल्प से, नेगेटिव साइन बता रहा है नेचर, और जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बता रही है कितनी डिस्टेंस पर है। तो क्या बोलेंगे कि जो इमेज है वो 10 सेंटीमीटर दूर बनी है लेफ्ट साइड में, 10 सेंटीमीटर दूर बनी है लेफ्ट साइड में, बिल्कुल क्लियर है। तो पोजीशन हो गया और नेचर हो गया। कोई डाउट मुस्कान, रितिका? -1/10 जो वैल्यू किसकी है, 1/v की। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, v की, तो जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया इसको, तो v/1 लिखोगे, इसे क्या लिखोगे 10/1। तो साइन में चेंज नहीं आएगा। ना साइन में चेंज आता है, साइन इधर लिख लो चाहे ऊपर लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे रेसिप्रोकल ऐसे कर दिया ना, ये क्या बन जाएगा आपका v/1, और वो क्या बन जाएगा आपका 10/1। तो 1 तो कोई मतलब नहीं, तो v का कितना है -10, रेसिप्रोकल कर दिया दोनों को। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, वो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन की हेल्प से। अब देखो ध्यान से समझना कि एक तो तरीका हो गया कि हमसे पूछा गया था भाई इमेज बताओ, इमेज की पोजीशन बताओ, और हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में यानी कि फॉर्मूले की हेल्प से मैथमेटिकली पता कर लिया कि v एग्जैक्टली ये होगा। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर हम मान लो फॉर्मूला ना भी लगाते तो क्या कोई तरीका था जो हम यहाँ तक पहुंच सकते थे। ध्यान से समझना, फोकल लेंथ कितनी थी 5, u का रखा था 10। फोकल लेंथ का 2 टाइम्स क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहाँ बनती, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो आना तो वैसे ही -10 था। देखो u -10, xc वाला केस याद आ गया। तो एक और तरीका है ये वाला कि हमें कुछ दिख गया कि फोकल लेंथ 5 है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा 10 पर रखा है, यानी इसके 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी कहाँ बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो v तो -10 आना ही था। क्लियर है। साइज की बात कर लेते हैं, साइज के लिए एक फॉर्मूला है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। क्लियर है, पोजीशन एंड नेचर के लिए हो गया ना, ठीक है। अब ये बात अलग है कि ये सी पर था इसलिए पता चल गया, वरना हम नेचर तो कभी भी बता सकते हैं। नेचर तो क्यों, नेचर हम कैसे बता सकते हैं, मान लो ऑब्जेक्ट हमारा 10 ना होकर 15 सेंटीमीटर दूर होता, कितना होता 15। तो इतना तो कंफर्म है कि फोकल लेंथ और पोल के बीच में नहीं है, फोकल लेंथ और पोल के बीच में नहीं है। और हम जानते हैं कौन के मिरर में वर्चुअल का सिर्फ एक ही केस है, कब, जब फोकस और पोल के बीच में हो। तो ये तो पक्का रियल बनना ही बनना है। तो नेचर तो तुम बिना सॉल्व किए बता सकते हो कभी भी। बात समझ में आई ना, नेचर ऑफ इमेज आप कभी भी बता सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आपसे बोला जाए यू आपका 3 सेंटीमीटर, यू आपका, तो कन्फर्म है इमेज वर्चुअल बनेगी। देखो फोकल लेंथ कितनी है 5, ऑब्जेक्ट आ रखा है, यानी पोल फोकस की वजह से तो पक्का वर्चुअल बनती है। तो नेचर का तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नेचर तुम्हें पता कहाँ हेल्प करेगा, तुमने पहले से सोच के रखो। तुम्हें पता है कि इसमें वर्चुअल इमेज बनेगी, तो v कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। वर्चुअल बनेगी तो v कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। अगर आपको कभी भी नेगेटिव आए तो समझ जाना हम गलत कर रहे हैं, ये क्रॉस चेक करने में हेल्प करेंगे हमें। बात समझे। अब तुम्हें मान लो पहले से आइडिया हो चुका कि मेरी इमेज बनने वाली है रियल, तो तुम्हें इतना तो पता है मेरा v किसमें आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए, और वहां तुम्हारा आ नहीं रहा, तो तुम फिर से चेक कर सकते हो कि भाई कोई गलती हुई है। बस क्रॉस चेक करने में मैं बता रहा हूँ, क्रॉस चेक करने के लिए चीज बताइए मैंने कि नेचर ऑफ इमेज पहले पता कर लो, फिर देख लो मैथमेटिकली वो साइन आया या नहीं आया। यहाँ तक क्लियर है। अब बताने जा रहा हूँ मैं साइज ऑफ इमेज कैसे निकाली जाती है। ओके।